हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टूडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, और आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, सिविल के वीडियो में बताया था, और आप लोग को भी बता दे रहा हूँ ऑल ब्रांच के लिए। अब मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो उसमें आपको एक टारगेट फिक्स करूंगा, उस टारगेट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 75% क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो लमसम मान लीजिए 19 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी सी है। ठीक है, तो अभी आप हाथ पे काउंट कीजिए या फिर कॉपी कलम लेकर आप काउंट कीजिए, लेकिन थोड़ा सीरियस लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, पापी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, पापी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, या ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, पापी में कौन सा विशेषण है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, देशभक्ति में समास है। ठीक है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है। ए द्वंद, बी विगु, शायद यहाँ पे द्विगु होगा, सी तत्पुरुष, और डी अविभाव। तो बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है, इसमें कौन सा आपका सही होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन को मैं जो कंप्यूटर का और रीजनिंग है वो भी अब वीडियो आपको मिलेगा कंप्यूटर रीजनिंग का 1-2 दिन में। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। तो बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष आपका इसमें सही होगा। देशभक्ति मतलब देखिए देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो देशभक्ति आपका तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे है आपका, पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ए प, बी पर, सी परा, या डी जय। तो बताइए पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा होगा, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी परा। ठीक है, परा में, पराजय में आपका उपसर्ग है परा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ए गिरना, बी बोलना, सी सुनाना, डी कहना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन है इसमें, गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी बोलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बताइए कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए मुझे, बी आज, सी खाने का, या डी मन नहीं होती है। तो शायद ये आप लोग सब लोग कर लीजिएगा, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी मन नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ए बहुत कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास रखना, या डी बहुत ही आशा रखना। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें क्या होगा आपका मुहावरा बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब इसमें विशेषण को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन, डी उपेक्षा। तो इसमें विशेषण, और देखिए इंग्लिश का भी जो क्वेश्चन आया था नॉन टेक्निकल का, तो ज़्यादा उसमें क्या था, वर्ब पहचानने के लिए, एडवर्ब पहचानने के लिए, एडजेक्टिव पहचानने के लिए। ठीक है,
तो इंग्लिश का भी मैं वैसा क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपका वो टॉपिक क्लियर हो, नाउन वर्ब एडजेक्टिव आप क्लियर कर लें कि नाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हिंदी में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, ठीक है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन है। ए चर्चाएं, बी चर्चा, सी चर्चित या डी चर्या। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा सही होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी चर्चित, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे है हमारा क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है गीतांजलि का। ए बी सी डी आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गीत धन अंजलि, ठीक है। संधि आपका संधि विच्छेद गीतांजलि का होगा गीत धन अंजलि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यह कौन सी संधि है। तो यह है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक या डी कर्ता कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए कौन सा होगा इसमें। उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कर्ता ने। कर्म को आपको याद है ना, पहले ही शुरू में ही आता है कर्ता ने, तो उसने, ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तत्भव शब्द हैं, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्भव शब्द हैं, बताइए इसमें क्या होगा। सभी शब्द आपके तत्भव शब्द होंगे। तो कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए आग, जीभ, घर, ठीक है। ये तीनों आपके क्या हैं, तत्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ए मोहम्मद बिन काजिम, बी महमूद गजनी, सी शेर शाह या डी अकबर, ठीक है। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो इसमें कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और क्या किया था, संस्कृत अनुवाद अंकित कराया था, ठीक है। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, कौन, महमूद गजनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृतिक या डी संस्कृत। तो बताइए प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य क्या होगा इसमें।
कौन सा होगा इसमें बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ए, अर्ध मागधी में। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य को अर्ध मागधी में भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी, डी चंद्र बरदाई। ठीक है, तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कौन सा होगा इसमें सही आपका? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उतबी। ठीक है, उतबी इज द राइट आंसर। उतबी क्या था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? ए काकार काकार कारसापर्ण, बी दिनार, सी निष्क, डी सुवर्ण। ठीक है, तो बताइए गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी दिनार। ठीक है, दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रूपक कहलाते थे। ठीक है, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। आगे देखिए, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। ठीक है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? ए लेखन पद्धति, बी उपवास द्वारा प्राण त्याग, सी तीर्थकरों की जीवनी, या डी भीति चित्र। तो संलेखना से क्या तात्पर्य है? क्या होगा इसमें? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी उपवास द्वारा प्राण त्याग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उपवास द्वारा प्राण त्याग होगा संलेखना का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सरदार पटेल। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सरदार पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरदार पटेल होगा। ठीक है, और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब एक बच्चा क्या, जवाहरलाल नेहरू, तो ये थे राज्यों के लिए समझौता समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? तो राज्यों के लिए समझौता समिति, समझौता समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें कौन होगा? सरदार पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए पंचायती राज से, बी नगरपालिका से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, या डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें? क्या होगा? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पंचायती राज से। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया है? ए जोली ने, बी होम्स ने, सी डेली ने, या डी कोबर ने। ठीक है, कोबर ने, होम्स ने, जोली ने या डेली ने। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, जोली ने। ठीक है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत जोली ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और देखिए होम्स ने क्या किया है, तो इसने किया है संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स ने क्या किया है, ये क्या पढ़ाएंगे, संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, तरंग सिद्धांत। ठीक है, होम्स ने क्या किया है, संवहन तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब डेली ने क्या किया है, तो इसने किया है खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत। ठीक है, डेली ने क्या प्रस्तुत किया है, खिसकते डेली ने क्या प्रस्तुत किया है, खिसकते महाद्वीप, खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है। ठीक है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? ए अपेनाइंस, बी आल्प्स, सी जूरा या डी पेरिनीज। क्या होगा इसमें? तो देखिए फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है आपकी ऑप्शन डी, पेरिनीज। ठीक है, पेरिनीज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुजलाम अभियान कितने दिनों का अभियान है? ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुजलाम अभियान कितने दिनों का अभियान है? ए 100, बी 150, सी 200 या डी 250। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुजलाम अभियान कितने दिनों का अभियान है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 100 दिन का अभियान है। ठीक है, और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, इस सेट में मैंने शुरू में गलती बता दिया, 25 क्वेश्चन नहीं है, टोटल आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसमें क्वेश्चन है 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, तो 32 क्वेश्चन में आपको कितना सही करना है, 75% कितना होगा, 24 होगा। तो इस सेट में आपको 24 क्वेश्चन सही करना है, और इस टोटल इसमें 32 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है और आपको सही करना है 24 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका ए सही है। ठीक है, इसमें आपका ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस राज्य ने कापर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, किस राज्य ने कापर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी मिजोरम। तो बताइए किस राज्य ने कापर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है?
तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिक्किम होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और इसमें 32 क्वेश्चन, इसमें आपको 24 करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी क्षमता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ये 400 GW का तो फुल फॉर्म हम भूल रहे हैं क्या है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए इसमें क्या सही होगा, ABCD में। भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी 450। अब गीगावाट है कि क्या है, अब कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 450 आपका होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताइए कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच में नहीं है, ठीक है। ए राधिकापुर बिरौल, बी हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, सी पेट्रापोल बेनापोल, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच में नहीं है। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था। ए 10 अगस्त 2021, बी 11 अगस्त 2021, सी 18 अगस्त 2021, या डी 19 अगस्त 2021, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 18 अगस्त 2021 को, ठीक है। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लद्दाख की कौन सी वस्तु पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन गई है, ठीक है। लद्दाख की कौन सी वस्तु पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन गई है। ए सेब, बी एपिक्रोटस, सी अखरोट, डी अनानास। तो बताइए इसमें क्या होगा, क्या सही होगा इसमें। लद्दाख की कौन सी वस्तु पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन गई है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी एप्रीकोटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहा REGENCOV किससे संबंधित है, ठीक है। ए कोविड-19 हेतु विकसित नया टीका, बी भारत में स्वदेशी रूप से विकसित दवा, सी WHO द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा कंप्यूटर, या डी 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, चर्चा में रहा REGENCOV किससे संबंधित है। तो क्या होगा इसमें बताइए। और आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, तो सो परेशान ना होइए, वो भी मैं करा दूंगा। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, ठीक है, 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटोनिमी साइनोमी भी कुछ देखते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, जो हो जाए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोमी ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो क्या होगा, डिमोलिश। तो साइनोमी बताना है इसका। तो साइनोमी बताइए क्या होगा। इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, आगे देखते हैं, हमें भी कन्फ्यूजन हो रहा। चलिए क्लियर हो गया।
तो बताइए इसमें साइनोमी कौन है आपका डिमोलिश का, ठीक है। ए 1 रिपेयर, बी टॉन्ट, सी रिविल या डी डिसमेंटल। तो क्या होगा इसमें सही, कौन सा होगा? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। और साइनोमी पता है ना, साइनोमी का मतलब हुआ पर्यायवाची, समान अर्थ रखने वाला, और एंटीनोमी मतलब हुआ विलोम शब्द। तो साइनोमी के समान अर्थ रखने वाला, ठीक है, इसी को कहते हैं साइनोमी। तो डिमोलिश का मतलब होता है आपका ध्वस्त या गिरा देना, ध्वस्त कर देना या फिर गिरा देना, डिमोलिश का मतलब होता है। तो उसी से मिलता जुलता शब्द है आपका डिसमेंटल, ठीक है। और क्या है, पुल डाउन, ठीक है। आपका ये सब डिमोलिश का ही साइनोमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ये कहने का मतलब ये है, आप अनेक शब्दों का एक शब्द जैसे हिंदी में होता है ना, वही है इसका समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो इस शब्द का एक शब्द में क्या कहेंगे? बी ऑब्जुरेट, सॉरी 1 ऑब्टुरेट, 2 ऑडियस, सी ऑब्सुलेट या डी ऑमनियस। तो बताइए इसमें क्या होगा, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑब्सुलेट, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, इसका अर्थ होता है ऑब्सुलेट, ठीक है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका हिंदी बता दे रहा हूँ चारों का। ऑब्सुलेट का मतलब होता है आपका, ऑब्सुलेट का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित, ठीक है। और समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब कि अधिक समय तक उसको यूज में ना रखा जाए। तो एक तरह से प्रचलित, प्रचलित का मतलब होता है कुछ समय तक वो फेमस हो, ठीक है। और 1 है ऑब्डुरेट, ये है ऑब्डुरेट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हठी, 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 ठीक है, जो हठ करता हो, हठी। और देखिए ओडियस, ओडियस, इसका मतलब क्या होता है? घिनौना, ठीक है, घिनौना, ठीक है, ओडियस। और ओमनियस, इसका मतलब होता है अमंगल, ठीक है, अमंगल। तो चारों का मतलब पता हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा थोड़ा आपका वर्ड मीनिंग भी क्लियर होते रहेगा एंटोनिमी साइनोमी का। तो देखिए इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एंटोनोमी है, क्या है एंटोनोमी? तो क्वेश्चन में क्या है, फ्लक्चुएट, ठीक है। तो फ्लक्चुएट का एंटोनोमी ठीक इसका अपोजिट क्या होगा? स्टेबलाइज, मोबिलाइज, वेवर या स्टम्बल। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट वर्ड तो आप लोग सुने होंगे, फ्लक्चुएट करना। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर आपका होगा 1 स्टेबिलाइज, ठीक है। स्टेबिलाइज आपका होगा फ्लक्चुएट का ऑपोजिट, एंटोनोमी होगा, ठीक है। देखिए फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट करना, बदलते रहना, बदलते रहना, ठीक है, या फिर वेरी करना, ठीक है, फ्लक्चुएट का मतलब होता है। और स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? स्टेबलाइज का मतलब है स्थिर रहना, ठीक है, स्थिर रहना या फिर अस्थाई बना रहना, ठीक है, ये आपका स्टेबलाइज का मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सही लिखा हुआ है,
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि वो सही लिखा हो। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। डोमिनेंट, डिसीज, डेमिनेंस, फॉर डिपेंडेंट, क्या होगा इसमें। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन फॉर डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इन चारों में से कौन किसको हम ऑप्शन में रखेंगे। ठीक है, क्या रखा जाएगा खाली जगह पर। थ्रू आई एम टॉल, आई फील इन्फेरियर डैश अदर। ठीक है, टू होगा, देन होगा, अपॉन होगा, फ्रॉम होगा, क्या होगा इसमें। थ्रू आई एम टॉल, आई फील इन्फेरियर, और तो देखिए इसका आंसर होगा आपका टू, ऑन टू अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब रीजन थोड़ा जान लीजिए। इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, ये वर्ड रहेगा आपका। तो ये सब क्या है। इन इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, ये सब वर्ड आपके एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, ये सब आपके एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव के बाद आप टू का प्रयोग करते हैं, तो इसके हिसाब से आपका टू सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं दो वीडियो को ऐड कर दिया हूं, क्योंकि वीडियो में गैप ज़्यादा हो गया था, तो दो वीडियो कंबाइन बनाया हूं। तो आप समझ लीजिएगा, उस दिन वीडियो एंड था और आज से मैं स्टार्ट किया हूं, लेकिन वीडियो को ऐड कर दिया हूं। ठीक है, तो उसमें टोटल 32 क्वेश्चन था, और इसमें भी आपका 32 क्वेश्चन था, टोटल 64 क्वेश्चन हो गया। तो 64 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और लाना कितना है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए मेरी बात को। वीडियो लेट गैप होने के चलते मैं दो वीडियो को ऐड कर दिया हूँ, तो टोटल आपका हो गया 64 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस वीडियो को लेकर, और इसमें आपको लाना है 48, आपको सही करना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 64 हो गया है, और आपको 48 सही करना है। आप कमेंट में बताइएगा अभी कितना आप सही किए हैं 64 क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। ए पानी, बी दूध, सी तेल, डी ठंडाई। ठीक है, तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका डी, ठंडाई आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय शब्द, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ठीक है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। जिसे देखा न जा सके, बी जिसे सुना न जा सके, सी जिसे जाना न जा सके, या डी जिसे रोका न जा सके। तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें होगा आपका सी, जिसे जाना न जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। ठीक है, कौन सी क्रिया है। सुमित सो रहा है, ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, या डी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सुमित सो रहा है में कौन सी क्रिया है, बताइए कौन सा होगा।
तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। ए इच्छावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संकेतवाचक या डी आज्ञावाचक। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आज्ञावाचक। ठीक है, यहाँ पर आज्ञा किया जा रहा है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में बताइए कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है। ए ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सी सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया या डी गाय से दूध लिया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह वाक्य आपका कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और पता है ना कितना सही करना है आपको, 48 सही करना है, 64 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। ठीक है, और जैसे से क्रम में क्वेश्चन आ रहा है आप नंबरिंग कर सकते हैं उसी क्रम से। ठीक है, अब क्वेश्चन इधर उधर से मैनेज करने पे तो क्रम मैनेज हम नहीं कर पाते हैं, तो क्रम को आप मैनेज कीजिएगा, आप लाइन से लिखिएगा तो आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। ए वचन के अनुसार, बी स्त्रीलिंग में, सी पुल्लिंग में या डी कर्ता के अनुसार। कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका सी पुल्लिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ है। अल्टे बांस बरेली को इसका क्या अर्थ है। ए संगत कार्य करना, बी असंगत कार्य करना, सी कार्य करना या डी कार्य नहीं करना। अल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असंगत कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक अनार 100 बीमार यह है। ठीक है, यह एक क्या है। एक अनार 100 बीमार मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्तियां हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें। इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, लोकोक्तियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं क्या कहलाते हैं। ए तत्भव शब्द, बी विदेशी शब्द, सी तत्सम शब्द या डी देशज शब्द। बताइए क्या होगा इसमें। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं, क्या होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। माँ बालक को दूध पिलाती है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। माँ बालक को दूध पिलाती है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका बी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी में उद्गार का पता किस उपग्रह द्वारा लगाया गया था। ठीक है, फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी में उद्गार का पता किस उपग्रह द्वारा लगाया गया था। ए हबल 14, बी हिमावारी 8,
सी पाओलोक 12 या डी हिंटांगी 10? क्या होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, हिमावारी 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई कार शुरू करने वाला प्रथम प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ई कार शुरू करने वाला प्रथम प्रमुख बंदरगाह है। ए वीओ वियो चिदम्बरनार, बी तुतिकोरिन, सी कांडला, डी पारादीप। तो कौन सा होगा इसमें? ई कार शुरू करने वाला प्रथम बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन है? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वीओ चिदम्बरनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल किताब का विजेता कौन है? ठीक है, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल किताब का विजेता है। ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी डेनियल मेदवेदेव या डी राजीव राम। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब का विजेता, तो ये है ऑप्शन सी, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। रेल कौशल विकास योजना RKVY के तहत कितने आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे? ठीक है, रेल कौशल विकास योजना RKVY के तहत कितने आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे? 18 से 40 वर्ष, कौन सा होगा इसमें? 18 से 40 वर्ष, 16 से 25 वर्ष, 18 से 35 वर्ष या 20 से 40 वर्ष? रेल कौशल विकास योजना RKVY के तहत कितने आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 18 से 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी उत्तराखंड। ठीक है, तो बताइए क्या सही होगा इसमें? भारत के सबसे बड़े ओपन एयर कर्नरी का उद्घाटन कौन सा होगा? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। खबरों में रहा ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? ठीक है, ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? ए स्पेन, बी UK, सी USA, डी फ्रांस। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? स्पेन, UK, USA, फ्रांस। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, स्पेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? ए अब्दुल गफूर, बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी सयुकरू मानेबे या डी क्लास हैसल हैमैन। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा
और कितना सही होगा ये भी बताइएगा। 64 क्वेश्चन में आपको 48 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है? ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से अगेन इंग्लिश। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिमी मतलब कोई उल्टा। तो बताइए ग्लूमी का उल्टा इसमें क्या होगा, एंटोनिमी क्या होगा? एक 1 क्लाउडी, बी ब्राइट, 3 डल, 4 ग्रीडी। तो क्या होगा इसमें आपका? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 2 ब्राइट, ठीक है। ग्लोवी मतलब कि भद्दा होता है, ठीक है, एक तरह से मतलब कि स्पष्ट न दिखना, ठीक है। तो ब्राइट आपको पता ही क्या होगा, शाइनिंग होगा, फुल ऑफ लाइट होगा, ये ब्राइट होता है, ठीक है। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। उदास एवं निराश की तरफ भी इसका ग्लूमी का मतलब इसका भी प्रयोग हम करते हैं उदास और निराश में भी, और अंधेरा भी होता है आपका ग्लूमी का मतलब। और इसका ठीक अपोजिट है आपका ब्राइट का मतलब का आपको पता ही है, फ्यूचर ब्राइट हुआ या फिर शाइनिंग हुआ, फुल ऑफ लाइट हुआ, ये आपका ब्राइट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोमी ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। अब देखिए जो मैं इंग्लिश का क्वेश्चन लाऊंगा वो 2016 में जो पेपर हुआ था 2016 वाला, उसी के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या था, एटर्मी साइनोमी था, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव पे था, फिर टेंस के सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा, अब प्रीपोजिशन हो और आर्टिकल हो सके तो आएगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और ये सब क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा इस टॉपिक पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइनोमी कौन है, मतलब कि पर्यायवाची, ठीक है। इमेंस, तो इमेंस से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? सिग्निफिकेंट, डल, मिनट, मैसिव। कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 3 मिनट, ठीक है। मिनट आपका इमेंस से मिलता जुलता शब्द है। मतलब क्या हुआ, मिनट का मतलब अति सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। या फिर कहिए वेरी एग्जैक्ट, या फिर कहिए इमेंस, ठीक है। सारा का मतलब आपका वही हुआ, ठीक है। इसके ठीक आपका सॉरी, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं होगा, रुक जाइए 1 मिनट, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें आपका होगा इमेंस मतलब बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है। इमेंस का मतलब वेरी बिग, या फिर कहिए ग्रेट, या फिर कहिए इसको मैसिव, ठीक है, विशाल, ठीक है। तो मैसिव आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, इमेंस का मतलब क्या होगा, मैसिव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और मिनट का वेरी स्मॉल, ठीक है, सूक्ष्म, छोटा, मिनट का होता है, ठीक है। तो इमेंस मतलब बड़ा होता है। इसमें साइनोमी पूछा है, सेम वर्ड, ठीक है। एंटोनमी पूछता तब आपका मिनट होता। तो इसमें आपका साइनोमी पूछा है तो क्या होगा, मैसिव ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो बताइए इसमें क्या होगा, टेंस है ये। आई डैश वेरी बिजी लेटली, वुड बी, हैव बीन, विल बी, शुड बी। कौन सा होगा?
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सार्थक डैश एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1 एप्टीटोमाइज। ठीक है, सार्थक एप्टीटोमाइज एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होता है आदर्श होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबटाइटल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब कि जो यहाँ पर अंडरलाइन लिखा गया है, अंडरलाइन किया गया नाव हिल, उसके जगह हम क्या रखेंगे इन चारों में से। ठीक है, चारों में से बताइए क्या रखेंगे नाव हिल के जगह पे। द वुड उंड ऑन हर हैंड, उंड मतलब कि घाव होता है। द उंड ऑन हर हैंड इज कंप्लीटली। ठीक है, तो नाव हिल के जगह इन चारों में से क्या रखा जाएगा। या फिर नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब कुछ नहीं रखा जाएगा, सेम ही रहेगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन 3, थर्ड आपका सही होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इज नाउ हील्ड। ठीक है, इज नाउ हील्ड। द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील्ड कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें नंबर नहीं लिखा गया है लेकिन समझ जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इसको काउंट कर लीजिएगा। तो बताइए स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी या होम पेज। ठीक है, और कंप्यूटर का और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, तब तक 1-2 दिन अभी इसी को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं कंप्यूटर का। तो बताइए इसमें क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी या होम पेज। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। खाली स्पेस दिया गया है, इस स्पेस पे आपको इन दो रखना है। जो पहला है उसको ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, या इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। रैम डैश और डैश होता है, तो क्या होगा इसमें। कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका वोलेटाइल और टेम्प्रोरी। ऑप्शन ए वोलेटाइल और टेम्प्रोरी। तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल और टेम्प्रोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वोलेटाइल और टेम्प्रोरी रैम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है। ठीक है, इन चारों में से हार्डवेयर का आइटम कौन नहीं है। MP3 फाइल, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। क्या होगा, हार्डवेयर का आइटम नहीं मतलब हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है MP3 फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं। मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल, इनपुट डिवाइस। जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, क्या होगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं। मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल, इनपुट डिवाइस। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए मदरबोर्ड। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर। तो बताइए क्या होगा? कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? और धीरे धीरे कंप्यूटर का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, उसमें भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले अचानक से डायरेक्ट आप टफ क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। पहले इजी टू टफ ही करिएगा, इजी टू मीडियम, मीडियम से फिर टफ चलेंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा? कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, आउटपुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? 1, 2, 3 या यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है? बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? क्या होगा इसमें? बताइए इसमें क्या होगा? बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? तो इसका आंसर होगा आपका 2, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। कट, कॉपी, पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ठीक है, कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल, एडिट, टूल्स, टेबल। कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं कट, कॉपी, पेस्ट के लिए? इसमें होगा आपका बी, एडिट, ठीक है, एडिट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, सीडी रोम, जिप डिस्क, सुपर डिस्क या हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में कौन सा होता है? ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। जिस साइट का आप प्रायः प्रयोग करते हैं, यदि आप उस साइट पर जा रहे हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए? फाइल के रूप में सेव करें, बी, इसकी कॉपी बनाएं, सी, इसे बुकमार्क करें, या डी, इसे डिलीट करें। तो क्या होगा? जिस साइट पर आप हमेशा जाते हैं, यदि आप उस साइट पर जा रहे हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, हर बार आपको एड्रेस टाइप करना पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फाइल के रूप में सेव करना चाहिए, इसकी कॉपी बनाएं, इसे बुकमार्क करें या इसे डिलीट करें। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसे बुकमार्क करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये शायद आप सभी को पता होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन से भी आप बता सकते हैं, ठीक है, मेमोरी, ओएस, सीपीयू या एलयू, कौन सा होगा? और देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। और भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2 दिन तो गैप हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। और कंप्यूटर, स्पेशली अब कंप्यूटर और रीजनिंग पर फोकस किया जाएगा, और करंट अफेयर पे, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ALU, ठीक है। और ALU का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ए का मतलब होता है अरिथमेटिक, एल का मतलब लॉजिक, और यू का मतलब यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तीनों का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कितना दिन बचा है अब आपका? बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीना बचा है, तो अच्छे से फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।